नमस्कार। इस लोकसभा चुनाव के बाद जल्द ही सरकार बन जाएगी, लेकिन एक चर्चा बहुत ज़रूरी है और वह चर्चा है राहुल गांधी की। राहुल गांधी इस चुनाव के नायक बन के उभरे हैं और नायक सिर्फ इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीत ली हैं, इसलिए नहीं कि इंडिया गठबंधन करीब 230 सीटों पर पहुंच गया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया गया और अयोध्या जैसी सीट पर भी इंडिया गठबंधन जीता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हिमाचल में बागी हुए विधायकों में से 6 में से 4 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बचा ली है, या बंगाल में भाजपा बुरी तरह हारी है। राहुल गांधी की चर्चा इसलिए करनी पड़ेगी कि इस सत्ता केंद्रित राजनीति में राहुल गांधी ने मूल्य केंद्रित राजनीति करके दिखाई है। आप पिछले 4-5 साल का एक दौर देखिए। 2019 में जब कांग्रेस पार्टी दोबारा बुरी तरह से हारती है तो सारे आक्षेप, सारे आरोप राहुल गांधी पर आते हैं और राहुल गांधी एक झटके में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। और वे सिर्फ इस्तीफा ही नहीं देते, ऐसे संकेत भी देते हैं कि वे नहीं चाहते कि गांधी परिवार से कोई भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने। और आप ध्यान करें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तमाम राजनीतिक चिंतक और जो कांग्रेस के प्रति सद्भावना रखते हैं, उन दलों के लोगों ने बार बार कहा कि राहुल जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। वे चाहें तो परिवार में से ही किसी को अध्यक्ष बना दें, लेकिन राहुल जी ऐसा नहीं माने। फिर कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव होता है। आप सबको याद होगा कि करीब साल 1.5 साल अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चलती है, नामांकन होते हैं, खड़गे साहब अपना प्रस्ताव अपना पेश करते हैं, पर्चा भरते हैं, थरूर साहब उनके सामने खड़े होते हैं। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए जो डेलीगेट्स हैं वो वोटिंग करते हैं और फिर बड़े बहुमत से खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस पार्टी को ये तीसरा व्यक्ति ऐसा था जो दलित परिवार से आता था और अध्यक्ष बनाया जाता है, जो दक्षिण भारत से आता है। इस चुनाव ने क्या किया? इस चुनाव ने कार्यकर्ता के मन में एक नई जागृति लाई। कार्यकर्ताओं को महसूस हुआ कि ये वंशवाद, परिवारवाद, कुछ व्यक्तियों के शासन की जो बातें चलती हैं वो झूठी हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां अध्यक्ष का चुनाव अब सांकेतिक रूप से भी नहीं होता, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष का चुनाव किया। इसमें पूरा संगठन हिलता है, एक हलचल पैदा होती है, संवाद होते हैं, विकल्पों पर चर्चा होती है। तो एक कहीं जो आलस होता है, कहीं जो एक आराम की भावना होती है, उसमें कार्यकर्ता एक अंगड़ाई के साथ उठ के बैठ जाता है और खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया गया। इस बात ने और खड़गे साहब ने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई और उन्हें जिस तरह का सम्मान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दिया, उससे एक बार फिर स्पष्ट हुआ जनता की निगाह में कि राहुल गांधी सारी शक्ति अपने हाथ में नहीं चाहते, बल्कि जैसा कि वो कहते हैं कि मैं आम आदमी को, आम कार्यकर्ता को शक्ति देना चाहता हूं, मैं दलितों को, वंचितों को शक्ति देना चाहता हूं, वो शक्ति इस तरह से खड़गे जी के माध्यम से कार्यकर्ता ने आम कार्यकर्ता के पास जाते हुए देखी। दूसरा काम राहुल गांधी ने बहुत बड़ा किया, जो हिंदुस्तान और दुनिया की तवारीख में लिखा जाएगा, भारत जोड़ो यात्रा। जब उनकी पहली भारत जोड़ो यात्रा हुई, जो करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा थी, और उसमें राहुल गांधी बराबर पैदल चले। आप सबको याद होगा वो दक्षिण भारत की तस्वीरें, जब मूसलाधार बारिश हो रही है और राहुल गांधी एक सेनानी की तरह खड़े हुए हैं मंच पर, मूसलाधार बारिश में लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जनता उन्हें सुन रही है मंत्रमुग्ध सी, कोई नहीं हट रहा है। राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी के घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। 4000 किलोमीटर का सफ़र करना है और यात्री के घुटने में दर्द हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने कोई मोहलत नहीं ली, कोई छूट नहीं ली। उन्होंने अपने आप को संकल्प से बांध लिया। अगर मैंने संकल्प लिया है कि मैं 4000 किलोमीटर चलूँगा, अगर मैंने तय किया है कि मैं कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाऊँगा, तो फिर कोई बाधा मुझे रोक नहीं सकती। और राहुल गांधी चलते रहे। इस यात्रा में वो तस्वीरें आप देखें, वो छोटे छोटे बच्चों से मिलते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं और तमाम नेता उनके पीछे चल रहे हैं। बड़ा हुजूम चला जा रहा है और करीब 6 महीने तक यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों से जा रही है। मुझे भी मौका मिला इस यात्रा में जाने का। मैंने देखा कि
कि महू में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है वहाँ पर राहुल गांधी ने संविधान को लेकर भाषण दिया और कहा कि संविधान पर खतरा है। ये शायद वह प्रस्थान बिंदु था जहाँ से संविधान पर खतरे की बात बड़े पैमाने पर आगे चल के राहुल गांधी करने वाले थे और राहुल गांधी आगे बढ़ते गए। इस यात्रा ने एक नए राहुल गांधी का जन्म दिया और खुद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पुराने राहुल गांधी को मार दिया है। शब्द जरा कठोर लग सकते हैं, लेकिन पुनर्जन्म ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बुद्ध बनते हैं, ऐसे ही वाल्मीकि बनते हैं। ये भारत में कहानियां हैं कि कोई अपने पुराने तौर तरीकों को, पुरानी जीवन शैली को, पुरानी सोच को, पुराने घर को और पुराने तरीकों को जब छोड़कर एक नए चेतना के धरातल पर आता है तो वह इस जीवित रहते ही पुनर्जन्म होता है। राहुल गांधी ने इस तरह से एक पुनर्जन्म अपना किया। उसके बाद से राहुल गांधी की एक बड़ी छवि बनी, लेकिन लोगों ने ये कहा कि जो ज्ञानी लोग आए उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा तो बहुत अच्छी की, सफलता तो बहुत अच्छी मिली, लेकिन संगठन तो बना नहीं। संगठन बनाने की उन्होंने कोई तरकीब नहीं अपनाई। जहाँ जहाँ से निकल रहे थे वहाँ कार्यकर्ताओं को बनाना चाहिए था, नए लोगों को जोड़ना चाहिए था, लेकिन इस मीन मेघ से राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ा। और एक छोटे से विराम के बाद उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 शुरू की। इस बार उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? मणिपुर से। वो मणिपुर जो नस्लीय हिंसा में जलता रहा, जहाँ आदिवासी समाज और मैतेई समाज के बीच जमकर हिंसा हुई, और ऐसी हिंसा मैंने अपने जीवन काल में भारत में नहीं देखी थी। और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने मुंह पर ताला लगा लिया। उनके होंठ सिल गए, उनकी संवेदना और भावना मणिपुर तक नहीं गई, भले ही मणिपुर में खुद उन्हीं की सरकार हो। वहाँ पहुंचकर राहुल गांधी ने वहाँ की महिलाओं से, वहाँ के बच्चों से, वहाँ के युवाओं से मुलाकात की, और जहाँ पर सुरक्षा को भारी खतरा था मणिपुर में, वहाँ राहुल गांधी गए, जबकि इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई। वहाँ से राहुल गांधी चलते हुए, उनका पूरब से सफ़र शुरू होता है और पश्चिम में जाके उन्होंने बम्बई में, महाराष्ट्र में ठीक चुनाव से पहले अपनी यात्रा को पूर्ण किया। जब ये यात्रा चल रही थी तो फिर जो विद्वान होते हैं, जो मीन मेघ निकालने वाले होते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, उन्होंने कहना शुरू किया कि जिस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी की जानी चाहिए थी, उस समय राहुल गांधी यात्रा निकालने को बैठ गए। एक ये बहुत ही गलत राजनीतिक निर्णय है। राहुल गांधी ने इन निर्णयों की परवाह नहीं की। उन्होंने एक नई चीज़ इस यात्रा में जोड़ी जो करीब 6000 किलोमीटर की थी, कि वो अपने वाहन पर आम आदमी को बुलाते थे, अपना माइक उसके मुंह के सामने कर देते थे और एक रिपोर्टर की तरह उससे पूछते थे कि तुम अपनी बात खुद बताओ। लोगों ने अपने मुद्दे रखे। इस यात्रा में जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा, तानाशाही का खात्मा, ये कुछ ऐसी बातें थीं जो धीरे 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 लोगों के जहन में बैठती चली गई। और राहुल गांधी, जो उन्होंने खुद एक पुराने राहुल गांधी को छोड़ के जो नए राहुल गांधी बन गए थे, वो नए राहुल गांधी लोगों के मन मस्तिष्क में, अंतर्मन में, हृदय में विराज गए। और फिर जब लोकसभा का चुनाव शुरू होता है तो राहुल गांधी ने रैलियां की, लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चित चीज़ हुई वो हुआ उनका डायलॉग, खटाखट खटाखट खटाखट। ये खटाखट की ही ताकत थी जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन, माने कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, इनके गठबंधन को करीब 45 सीटें मिल जाती हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो 80 में से 74 सीटें लाने का दावा करती थी वो 33 पर सिमट जाती है। अयोध्या में भी ये हारते हैं। महाराष्ट्र में जिस ताकत से कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस पार्टी उभरी सीटों के मामले से। पंजाब, जहां विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई थी, लोकसभा के चुनाव में उसने 7 लोकसभा सीटें वहां हासिल की। राजस्थान में कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी की सरकार गई थी, विधानसभा का चुनाव हारे थे, लेकिन वहां भी ऐतिहासिक तौर पे 11 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीतकर दिखा दी। ये सब चीज़ें बताती हैं कि एक नए राहुल गांधी का उदय हो चुका है। वो 99 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को ले आए हैं और 233 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है। अगर वे भी जोड़ तोड़ की या उस तरह की राजनीति करें या सोचें तो वो बड़ी आसानी से सरकार बना सकते हैं,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी तब तक कोई अपनी ओर से तोड़फोड़ की कोशिश करेंगे जब तक एनडीए का कोई घटक दल स्वेच्छा से सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस और इंडिया के साथ आकर सरकार बनाने की बात नहीं करता। लेकिन ये राहुल गांधी जी के सफर की शुरुआत है। उनकी 2 भारत जोड़ो यात्राएं देश में तानाशाही को खत्म करने के लिए थीं और सौभाग्य से आज इतना कहा जा सकता है कि देश में मोदी सरकार नहीं बन रही है, देश में एनडीए सरकार बन रही है। देश में तानाशाह सरकार नहीं बन रही है, जो जनता ने जनमत दिया है उसकी सरकार बन रही है। ये एक व्यक्ति की गारंटियों की सरकार नहीं बन रही है, 140 करोड़ लोगों के प्रति जवाबदेही निभाने के लिए मजबूर होने वाली सरकार बन रही है। लेकिन सरकार बन तो रही है, इसलिए राहुल गांधी के लिए अगले 5 साल और महत्वपूर्ण हैं और राहुल गांधी को चाहने वालों के लिए ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान करना पड़ेगा कि मोदी के समर्थक कैसे अपने नेता को एक देवता की तरह पेश करते हैं। आपको देवता की तरह राहुल गांधी को पेश नहीं करना है, लेकिन एक नेता की तरह तो पेश करना है। आपको उनकी अच्छाइयों का, उनकी सच्चाइयों का, उनकी मेहनत का, उनके साहस का, उनके डरो मत के नारे का साथ देना पड़ेगा। जनता के बीच संवाद करना पड़ेगा, अपने पास पड़ोस में बात करनी पड़ेगी। ये नहीं कि 5 साल बाद चुनाव आया तो हम वोट मांगने चले जाएंगे। हमें हर रोज अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से, बाजार में, दुकान पर, दफ्तर में ये लोकतंत्र की संवाद करना पड़ेगा, लोकतंत्र की चर्चाएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चर्चाओं से ही यहाँ तक पहुँचते हैं। इन चीज़ों को आप छोटा ना समझिए, विचारधारा की बात आपको करनी पड़ेगी। आखिर आरएसएस की स्थापना भी 1925 में हुई थी और आज 2024 हो गए हैं, 99 साल। क्या उनके पास सत्ता थी? नहीं थी। कांग्रेस के पास सरकार थी, कांग्रेस के पास जनता थी, कांग्रेस के पास विचारधारा थी, कांग्रेस के पास भविष्य था। लेकिन आरएसएस वाले चुपचाप धीरे धीरे अपने कुछ सहयोगियों के साथ अपने विचार को फैलाते रहे और वो विचार आज इतना बड़ा बना। उस विचार से हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसे फैलाने के तरीके के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि आरएसएस ने भी ये तरीका महात्मा गांधी से ओन किया था और कांग्रेस पार्टी को या लोकतंत्र प्रेमियों को भी ये तरीका सीख लेना चाहिए। इसलिए संवाद बहुत जरूरी है। जब वो झूठ फैलाएं, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे मोहल्ले पड़ोस में हो, आपको सामने आना है और उसका जवाब देना है। आप जवाब देंगे तो राहुल गांधी की छवि बनेगी। पप्पू वाली छवि समाप्त हो चुकी है, राहुल गांधी की नायक की छवि बन चुकी है। जनता उन्हें जन नायक कहने लगी है, लेकिन कार्यकर्ता को अपने हृदय में उस पर भरोसा करना पड़ेगा। आपको अपना ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा हर कांग्रेसी को कि वो राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा में प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं होता है, मोदी महत्वपूर्ण होते हैं, कमल का फूल महत्वपूर्ण होता है, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी महत्वपूर्ण होंगे और हाथ का पंजा महत्वपूर्ण होगा। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक बार महात्मा गांधी के नाम पर जनता उनके पीछे चलती थी, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीछे जनता चली, जनता इंदिरा गांधी के पीछे चली। तो ये देश पर्सनालिटी ऑरा, पर्सनालिटी क्लाउड का देश है। यहाँ व्यक्तियों की पूजा की जाती है। ये सही है या गलत है, इस पर विवाद हो सकता है, इस पर परिचर्चा की जा सकती है, लेकिन ये अभी व्यक्ति केंद्रित समाज है। तो हमें अपनी सारी विचारधारा को, हमें अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने नायक के अंदर समाहित करना है और उस नायक की ताकत बनना है। जैसे वो एक विशाल वट वृक्ष अपने छोटे छोटे पत्तों से ही अपना भोजन बनाता है, अपनी जड़ों से ही पानी खींचता है, उसे अपने तने से ही ऊपर पहुंचाता है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी है। हम आप सब जैसे छोटे छोटे लोग कांग्रेस पार्टी का एक एक पत्ता या उसकी एक एक कोशिका हैं। हम अपने स्तर से काम करेंगे, जैसे कि वो भोजन बनाता है तो हम अपने हिस्से की ऊर्जा पार्टी को देंगे, लोकतंत्र को देंगे, संविधान को देंगे, तो एक नया भारत बनेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि जिस राहुल गांधी के नेतृत्व में हम यहाँ तक आए, उस राहुल गांधी के नेतृत्व में 2029 में कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की सरकार बने, उसके लिए आज से काम पर लग जाना चाहिए। इस नए नेता को प्राप्त करने के लिए, नए विपक्ष को प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद।